नमस्कार यूसन हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। आज का विषय है कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट या कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ कहिए। कंजेनाइटल वो अवस्था होती है जहां पर बच्चे जब जन्म में लेते हैं तभी से उनमें कुछ ना कुछ खामियां रहती है या बॉडी बराबर डेवलप नहीं हुआ रहता है। ऐसे ब्रॉड टर्मली पे इसको कंजेनाइटल बोलते हैं, लेकिन अगर ये हार्ट की तरफ इशारा करता है तो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ कहलाता है, डिफेक्ट कहलाता है। ये क्या है और इससे क्या नुकसान हो सकता है, कितना सीरियस है इशू, क्या वो ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, ये सारी बातें जानने के लिए आज हमने स्वास्थ्यम हॉस्पिटल के डॉक्टर मनीष चौकांद्रे को यहाँ पर आमंत्रित किया है, जो एक कंसल्टेंट तो है ही, अलावा इसके इनके पास 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, धन्यवाद सर। जैसे मैं कह रहा था कि कंजेनाइटल इज़ बर्थ डिफेक्ट जैसे कह सकते हैं, चाहे वो करेक्ट। किडनी में हो या लंग्स में हो, हार्ट में हो। तो एज अ कार्डियोलॉजिस्ट आप पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी के बारे में क्या बताना चाहोगे? पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी, जैसे आपने कहा कि कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ जो होते हैं वो जन्म से होने वाले हृदय रोग होते हैं, हाँ, जिनमें बच्चा जब पैदा होता है, जब हार्ट बन रहा होता है हाँ, माँ के पेट में, तभी हार्ट की बनावट में कुछ तकलीफ आ जाती है, जिसकी वजह से जो हार्ट बनता है वो नॉर्मल नहीं होता, उसमें दिक्कत होती है। हम्म, ये काफ़ी एक निगलेक्टेड पार्ट है सोसाइटी में, क्योंकि काफ़ी कम लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस होती है। मैं एक पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। मैं स्पेशलाइज करता हूँ सिर्फ बच्चों से रिलेटेड हार्ट डिजीज़ के बारे में ये करने के लिए। तो जो कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स है, ये स्पेशली पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट का डोमेन आता है, जिसमें हम लोग पूरा इवैल्यूएशन करते हैं। बच्चा जब पेट में होता है उस समय हार्ट फॉर्मेशन जब हो रहा है उस समय क्या डिफेक्ट है और किस तरह ये पैदा होने के बाद प्रेजेंट करते हैं। तो इसमें जो अगर हम लोग इंसिडेंस की बात करें कि कितना कॉमन है ये चीज़, तो अगर मैं बोलूँ कि अगर आज 100 डिलीवरीज हो रहे हैं नागपुर में, तो उसमें से एक बच्चे को जन्मता होने वाला हृदय रोग रहेगा। यानी 1% रहता है यानी 1% इज द ये सिर्फ इंडिया इंसिडेंस। में या ऑल ओवर द वर्ल्ड? ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड 1 in 100 विल हैव कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। उसका कोई स्पेसिफिक रीज़न होता है सर, मतलब तो कंजेनाइटल? करेक्ट करेक्ट, तो इसमें ये बहुत बार देखा गया है कि मल्टीफैक्टोरियल होता है। अच्छा। किसी एक पिन पॉइंट हम लोग नहीं कर पाते कि एक इस वजह से है, बट फिर भी कुछ फैक्टर्स जो अभी तक रिसर्च हुआ है उसके ऊपर से जो पता चला है, उसमें कैसा है कि अगर मैटरनल कुछ इन्फेक्शन हुए हैं, जैसे माँ को रूबेला हो चुका है, मम्स हो चुका है, तो इसमें कुछ ये वायरस कॉज कर सकते हैं हार्ट डिफेक्ट करने को, या फिर मदर को कोई मेडिकेशन चल रहे हैं जिससे हार्ट डेवलपमेंट पे असर हो सका, या फिर घर में कुछ जेनेटिक एबनॉर्मलिटी हो, कोई जीन म्यूटेशन चल रहा हो फैमिली में, तो फैमिलियल ये मैनिफेस्ट हो सकता है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ, अगर घर में एक बच्चे को हार्ट डिफेक्ट है, तो सेकेंड बेबी को हार्ट डिफेक्ट होने के चांसेस डबल हो जाते हैं। कंजेनाइटल नॉर्मल केस। कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स होने के चांसेस, तो ऐसे कुछ जेनेटिक वेरिएशंस वगैरह भी होते हैं, बट एग्जैक्ट किसी एक इसमें बता पाता कि ये इस वजह से हुआ है, ये डिफ़िकल्ट है। ऐसे सिचुएशन में हम बोलते हैं कि इडियोपैथिक है, इसका कोई कारण हमें नहीं पता, पर ये है कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स। कितने कुछ टाइप्स होते हैं सर उसके, मतलब कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स के? क्योंकि वॉल में भी होता है, वेल में भी होता है, हाँ हाँ। आर्टरीज में, ब्लड वेसल्स में। तो अगर हम लोग ब्रॉडली देखा जाए, हम्म, तो जो जन्मता होने वाले हृदय रोग होते हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। हम्म, पहली कैटेगरी जो होती है वो होती है अनीलेपन वाली। अनीलेपन मतलब ये बच्चे नीले नहीं होते, ये बच्चों का सैचुरेशन जो ऑक्सीजन की मात्रा है शरीर में ये नॉर्मल रहती है। हम्म, और एक जो दूसरी कैटेगरी होती है वो नीलेपन वाली कैटेगरी होती है, जिसको हम ब्लू बेबी सिंड्रोम भी बोलते हैं, जिसमें बच्चे के शरीर में इम्प्योर ब्लड सर्कुलेट होता है, जिसकी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। तो जो असाइनोटिक या अनिलेपन वाले डिजीजेस है ये फार मोर कॉमन है कंपेयर टू ब्लू बेबी ब्लू। सिंड्रोम्स। तो जो अनिलेपन वाले हैं उसमें हार्ट में छेद होना होते हैं, या फिर वैल्व का सिकुड़ जाना होता है, वैल्व का न बनना एक ये है। मल्टीपल जगह पे छेद या एक्स्ट्रा नली हो सकती है, जिसको हम पीडीए बोलते हैं। नीलेपन वाले जो बीमारियां होती है, इसमें जो फेफड़े की तरफ है उस तरफ जो ब्लड जा रहा है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, ब्लड फ्लो में इशू आते हैं, इसके वजह से फेफड़े में पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं जा पाता, और उस सिचुएशन में बच्चे को नीलापन होता है। और लेकिन डजंट दैट लीड टू हार्ट फेलियर? जो
दोनों ही कंडीशन में बच्चे के हार्ट पे बुरा परिणाम पड़ता है। दोनों ही कंडीशन में हार्ट फेलियर हो सकता है। जो अनीलेपन वाले हैं जिसमें बड़े बड़े छेद होते हैं बच्चे के दिल में, जैसे VSD बोलते हैं, ASD बोलते हैं, PDA है, ये ज़्यादा हार्ट फेलियर के साथ प्रेजेंट करते हैं। इनमें ये वज़न न बढ़ना, बार बार निमोनिया होना, ये शिकायतें कॉमन होती है। और जो साइनोटिक होते हैं, जो नीलेपन वाले बीमारियां हैं, वो जन्म से ही नीले होते हैं। उनका ऑक्सीजन की मात्रा कभी 90 के ऊपर नहीं रहता है, उसके नीचे ही रहता है। मतलब मोस्टली इम्प्योर ब्लड सप्लाई के कारण वो नीलापन। यस यस, जो मिक्सिंग होता है, हाँ। प्योर और इम्प्योर ब्लड का किसी लेवल पे मिक्सिंग Separation हो रहा होता है, हाँ। जो कि पूरा मिक्स होके बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है। एंड दूसरी चीज़ है कि हमारे जो भी ब्लड प्योर होता है वो फेफड़े में होता है। तो अगर फेफड़े की तरफ जाने वाला रास्ता अगर ब्लॉक हो गया या फिर उसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, तो जो जितनी पर्याप्त मात्रा में ब्लड जाना चाहिए फेफड़े में वो नहीं जा पाता, और वो उस वजह से भी फिर कभी कभी नीलापन आता है। जी सर, सुना है कि कभी कभी एक ही वेंट्रिकल डेवलप होता है। करेक्ट। तो उस कारण से कैसे वो सस्टेन करते बच्चे? हाँ, तो नॉर्मली जैसे हमको दिल में 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रियम रहते हैं, 2 वेंट्रिकल। जो वेंट्रिकल होता है उसे हम लोग पंप भी बोलते हैं, जो बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन शैली के लिए, अडेप्ट करने के लिए। तो नॉर्मली हार्ट में 2 पंप होते हैं, बट कुछ कुछ कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें हार्ट में सिर्फ एक ही पंप होता है, दूसरा पंप बन नहीं पाता किसी कारणवश। तो ऐसे जो सिंगल वेंट्रिकल जो हार्ट डिफेक्ट्स है, इनको हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें हम सिंगल वेंट्रिकल फिजियोलॉजी कहते हैं। ये पेशेंट्स के लिए अभी तक वो तकनीक आई नहीं है जिसमें हम लोग कोई वेंट्रिकल बना सके। तो इस सिचुएशन में हम लोग मेनली क्या करते हैं कि पेलिएटिव ऑप्शंस करते हैं, जिसमें हम मल्टीपल स्टेज्ड सर्जरीज करते हैं। स्टेज सर्जरी करके, जैसे एक फर्स्ट सर्जरी होता है 1 मंथ ऑफ एज पे होता है, सेकेंड स्टेज सर्जरी होता है 3 to 6 मंथ्स पे होता है, और एक फाइनल स्टेज सर्जरी जिसे फोंटान कंप्लीशन बोलते हैं, वो 2 से 4 साल की उम्र में होता है। इससे हम लोग जो लंग की तरफ जाने वाला सर्कुलेशन है और जो अपना बॉडी की तरफ जाने वाला सर्कुलेशन है, दोनों को सेपरेट कर देते हैं। हाँ, तो सारा अशुद्ध खून अब डायरेक्ट फेफड़े में जाएगा, फेफड़े से शुद्ध होकर हार्ट में आएगा और हार्ट से शरीर की तरफ जाएगा। मतलब हम लोग एक जो वेंट्रिकल का जो काम है उसको बाईपास कर देते हैं, वो काम हम लोग डायरेक्ट लंग के ऊपर डाल देते हैं। बट लंग के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। तो यही है कि जो सिंगल वेंट्रिकल वाले बच्चे रहते हैं, डिस्पाइट ट्रीटमेंट, उनका जो आयु रहता है, जो लाइफ रहता है, वो कम रहता है। एंड वो नॉर्मल, बिकॉज एज वी नो कि हमको 2 वेंट्रिकल चाहिए नॉर्मल ज़िंदगी जीने के लिए। तो अगर एक वेंट्रिकल है तो वो वेंट्रिकल से रिलेटेड इश्यूज काफ़ी आते हैं। मतलब वो एक वेंट्रिकल 2 वेंट्रिकल का काम करते रहता है बॉडी में, और एक समय के बाद वो थकने लगता है, तो उसमें डिसफंक्शन शुरू हो जाता है, उसकी फंक्शनिंग नहीं हो पाती है। तो एक 35-40 की उम्र में फिर ये बच्चों में हार्ट फेलियर होना शुरू होता है। हाँ, और उसके बाद फिर दे बिकम कैंडिडेट फॉर हार्ट ट्रांसप्लांट। सर, जैसे वेल खराब हो गया तो बायोप्रोस्थेटिक वाल्व मिलता है आजकल, लगा देते हैं। अडल्ट्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन बच्चों में ऐसी कोई सुविधा है कि वेंट्रिकल नहीं तो वेंट्रिकल डेवलप करते, बायोप्रोस्थेटिक ही सही? हाँ, तो अभी तक सर ये तकनीक आई नहीं है कि हम कोई नया वेंट्रिकल बना सके। इनफैक्ट इन एडल्ट ऑल्सो ऐसा नहीं आया है, बट वेंट्रिकल सपोर्ट करने के लिए कुछ असिस्ट डिवाइसेस आए हैं। अगर आपका टेक्स आउट द प्रेशर फ्रॉम, हाँ, आपका अगर 2 वेंट्रिकल में से एक ही वेंट्रिकल डेवलप हुआ है और वो वेंट्रिकल में भी अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो हम लोगों के पास कुछ मैकेनिकल सपोर्ट डिवाइसेस रहते हैं जिनको वैड्स बोलते हैं, वेंट्रिकुलर असिस्टेड डिवाइसेस। हम लोग वो लगा के पेशेंट की जो आयु है उसको बढ़ा कर सकते हैं। हाँ, या फिर उनको हम लोग हार्ट ट्रांसप्लांट तक के लिए ब्रिज कर सकते हैं, ताकि वो उतने देर के लिए वो सपोर्ट करे जब तक उनको हार्ट मिले, और फिर वो हम लोग ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। यस। अच्छा, क्या कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है सर CHD के? CHD के अगर हम लोग देखें तो नॉर्मली जो जैसे मैंने बताया कि 2 प्रकार होते हैं। फॉर्चुनेटली जो कॉम्प्लेक्स कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ जिसको हम लोग बोलते हैं, जो बहुत ही पेचीदा हार्ट की बीमारियां रहती है, जैसे आपने कहा कि सिंगल वेंट्रिकल एक ही पंप बना है, ये फॉर्चुनेटली काफ़ी कम है इसका इंसिडेंस। तो अगर हम लोग 100 बच्चे पैदा होते हैं जिनमें कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स होता है, तो उसमें 2 से 3% ही बच्चों को ये कॉम्प्लेक्स हार्ट डिजीज़ होती है। जो 95 से 97% बच्चे हैं
उन्हें हम लोग ऐसी बीमारियां होती है जो पूरी तरह ट्रीटेबल होती है। तो अगर सही टाइम पे इन्हें सही इलाज मिल जाए, पर्टिकुलर एज में जो प्रिस्क्राइब्ड एज है वो पर्टिकुलर डिजीज़ को ऑपरेट करने के लिए या ट्रीट करने के लिए अगर वो इलाज मिल जाए तो ये बच्चे पूरी तरह नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे मेरे पेशेंट हैं जो फॉलोअप में आते हैं, जो ऑपरेट हुए हैं, जो अभी डॉक्टर है, इंजीनियर है, और विद कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स। यस, एंड दे एबल टू पुल ऑन। यस, वेरी वेल। तो जो मैंने जैसे कहा कि जो असाइनोटिक हार्ट डिजीज, जो अनिलेपन वाली बीमारियां हैं, जैसे ASD, VSD, PDA, ये तो नियर नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। अगर आप मुझे पूछेंगे कि इनको हम लोग प्रोफेशनल क्रिकेट में भेज सकते हैं क्या, तो हम लोग बिल्कुल प्रोफेशनल क्रिकेट में भेज सकते हैं। जो लड़कियां हैं वो भी स्पोर्ट्स, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, हाई वेलोसिटी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकती है। दे कैन हैव नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल डिलीवरी, एवरीथिंग कैन बी, दे कैन एज गुड एज नॉर्मल पर्सन। यस, इवन जो नीलेपन वाले जो बीमारियां मैंने कही थी, जिसमें अगर 2 अच्छे वेंट्रिकल है और अच्छा रिपेयर हो चुका है, टाइम पे इलाज हो चुका है, दे ऑल्सो डू वेरी गुड। दे हैव अ नियर नॉर्मल लाइफ एंड एक्टिविटीज। सर, कॉजेज़ की बात आपने कही कि या तो जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं या फिर बाद में वुमेन जब प्रेग्नेंट थी तब उसके एम्ब्रियो पर कुछ फ़र्क पड़ा है। क्या कोई और कॉजेज़ हो सकते हैं CHD बनने? क्योंकि जैसे कहते हैं कि नियर रिलेटिव से शादी नहीं करनी चाहिए। हाँ, तो हाउ डज दैट प्ले इनटू दिस? तो कंसैंग्विनिटी हम लोग बोलते हैं कि अगर हम लोग क्लोज रिलेटिव में मैरिजेस होती है तो कंसैंग्विनिटी होते हैं। इसमें क्या होता है कि कुछ जीन म्यूटेशन होते हैं जो फैमिलीज़ में रन होते हैं। तो अगर हम लोग क्लोज रिलेटिव्स के साथ शादियां होती है तो ये जीन मैनिफेस्ट होने लगते हैं। क्लोज रिलेटिव मींस फ्रॉम द मैटरनल साइड और पैटर्नल साइड? बोथ, आइदर वे। या ये तो अगर कंसैंग्विनिटी बहुत ही पास की है, मतलब जैसे उसमें भी हम लोग डिवाइड करते हैं 1st डिग्री कंसैंग्विनिटी, 2nd डिग्री कंसैंग्विनिटी, 3rd डिग्री कंसैंग्विनिटी। तो कंसैंग्विनिटी इज एट इटसेल्फ इज अ रिस्क फैक्टर, क्योंकि जो जेनेटिक पूल होता है ऑलरेडी अगर उसमें कोई म्यूटेशन चला आ रहा है तो वो दोनों साइड में होगा, और अगर दोनों साइड में वो म्यूटेशन होगा तो हो सकता है कि बच्चे में डोमिनेंट हो, इनमें ना हो डोमिनेंट, माँ और बाप में या एक्टिव, हाँ, पर यहाँ बच्चे में वो दोनों मिला के शायद मैनिफेस्ट हो जाए। तो इसीलिए जेनेटिक फैक्टर इफेक्ट ये मैटर करता है। सर, आप एक पेडियाट्रिशियन हो, सबसे पहले आपको नतमस्तक करता हूँ क्योंकि एक बहुत सेंसिटिव इशू है ये, नंबर 1। नंबर 2, बच्चों की भाषा नहीं समझते हुए उनके सिम्टम्स के बेसिस पर आप उनको ट्रीट करते हो, डायग्नोस करते हो। तो एग्जैक्टली सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? तो जैसे मैंने कहा कि जो अनीलेपन वाले जो है, जैसे 2 कैटेगरी में अगर हम डिवाइड करते हैं, तो असाइनोटिक जो हार्ट डिजीज़ है, इसमें क्या होता है ना कि फेफड़े की तरफ एक्स्ट्रा खून का बहाव होता है। तो ये बच्चे जब पैदा होते हैं तो उस समय उतने सिम्टम्स नहीं होते। यूजुअली इनमें वज़न का न बढ़ना, वज़न बहुत ही धीरे बढ़ना कंपेयर टू उनके एज ग्रुप के चाइल्ड, उसके बाद बार बार सर्दी खांसी होना, बार बार निमोनिया होना रैदर, जिसके लिए उनको भर्ती की ज़रूरत पड़ती है, दम लगना, दूध पीते वक्त सांस चढ़ना, ये सारी अगर तकलीफ़ें हो तो ये एक पॉइंटर है, एक इंडिकेटर है कि शायद दिल में कोई तकलीफ़ हो सकती है। सेकंड ये रहता है कि जब बच्चे पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं फॉलोअप के लिए या फिर दिखाने के लिए, वैक्सीनेशन के लिए, तो वो इवैल्यूएशन करते हैं और देखते हैं कि बच्चे का वेट और हाइट मैच नहीं कर रहा है उसके एज से, एंड इवैल्यूएशन पे उन्हें लगता है कि हार्ट में एबनॉर्मल साउंड आ रहे हैं। वो पॉइंट पे वो लोग सोचते हैं कि नहीं, बच्चे का इको कराना चाहिए। देन फ्रॉम देयर दे सेंड टू पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट लाइक अस कि आप इनको इवैल्यूएट करिए, देखिए कि कुछ हार्ट डिफेक्ट है या नहीं, एंड देन फ्रॉम फर्दर ऑन वहाँ से हम लोग हमारा इवैल्यूएशन शुरू करते हैं। एंड देन ट्रीटमेंट मोडालिटीज़। ट्रीटमेंट मोडालिटी फर्स्ट तो हम लोग डायग्नोसिस पे आते हैं। सबसे पहले तो जब बच्चा आता है तो इस तरीके से आता है, ये सिम्टम्स लेके आता है। जो नीलेपन वाले सिम्टम्स है वो तो बच्चा नीला है ये बोल के आते हैं, साइनोसिस नहीं है, वज़न नहीं बढ़ रहा है, खेल कूदने में सक्षम नहीं है बच्चा, स्लैक है, थक जाता है बार बार, मतलब खेल नहीं पाता है नॉर्मल बच्चों की तरीके से, और जो ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन रहते हैं जिसमें वैल्व वगैरह चोकअप वगैरह होता है, उसमें जल्दी थकावट होना, वज़न न बढ़ना, छाती में दर्द, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। तो ये सिम्टम के साथ जब बच्चे आते हैं तो हम लोग एक पहले पूरी हिस्ट्री लेते हैं, इवैल्यूएशन देखते हैं, बच्चे का जन्म से लेकर अभी तक क्या क्या इवेंट्स हुए हैं,
किस तरीके का ग्रोथ पैटर्न रहा है। उसके बाद हम लोग कुछ बेसिक टेस्ट करते हैं जैसे ईसीजी और एक्सरे, जिस पे हमें हार्ट के शैडो के बारे में आइडिया आता है और ईसीजी पे हमें हार्ट के रिदम के बारे में पता चलता है। एंड जो कंक्लूसिव टेस्ट जो हम लोग करते हैं वो है एकोकार्डियोग्राफी। एकोकार्डियोग्राफी एक सोनोग्राफी होती है जो हार्ट की जाती है, जिसमें हम लोग मूविंग हार्ट देखते हैं, हार्ट के स्ट्रक्चर्स देखते हैं, और उसमें हम लोग मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हमारा का डायग्नोसिस हो जाता है कि बच्चे को इस प्रकार का बीमारी है, या तो ASD है, VSD है, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलो है, ब्लू बेबी है। वो हम लोग इकोकार्डियोग्राफिक बेसिस पे करते हैं। कुछ 1% केसेस में इकोकार्डियोग्राफी से भी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती, तो इन दैट सिचुएशन हम लोग CT स्कैन या फिर डायग्नोस्टिक कार्डियक कैथ एक होता है, जैसे एंजियोग्राफी होता है वैसे ही बच्चों के लिए डायग्नोस्टिक कैथ एक होता है, वो करके हम लोग पता लगाते हैं कि किस तरीके का बीमारी है और आगे का ट्रीटमेंट प्लान क्या रहेगा। अभी ट्रीटमेंट प्लान का जब ये आता है तो पिछले एक 20-25 सालों में टेक्निकल रिवॉल्यूशन की वजह से एडवांसेस, हाँ, काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है ट्रीटमेंट पार्ट में। इसके पहले जो नहीं था, उसकी वजह से जो मॉर्टेलिटी रेट है, सर्जिकल मॉर्टेलिटी रेट, मॉर्बिडिटी बहुत कम हो चुकी है। तो ट्रीटमेंट मोडेलिटी में 2 प्रकार की ट्रीटमेंट मोडेलिटी हमारे अभी अवेलेबल है। एक होती है नॉन मिनिमल इन्वेजिव या फिर इंटरवेंशनल जिससे कहते हैं, एक होती है सर्जिकल इन्वेजिव सर्जरी। तो मैं पहले बात करूंगा कि इंटरवेंशनल क्या होता है। इंटरवेंशनल विदाउट सर्जरी, कोई लेज़र बोलता है, कोई कुछ और बोलता है। ये सारी जो प्रोसीजर्स है ये हम लोग कैथ लैब में करते हैं, जिस पे एक एक्सरे ट्यूब होती है, उसमें हम लोग सारी चीज़ें देखते हैं। और ये सारी प्रोसीजर्स जो होती है वो पैर की नस द्वारा होती है, इसमें कहीं पे टाका नहीं लगता, चीरा नहीं लगता, तार पास करके हम लोग। तो जैसे ASD है, दिल में छेद है, दिल में एक एक्स्ट्रा नली वगैरह खुली हुई है, या फिर वैल्व चोकअप हो चुके हैं, या फिर कुछ नलियों में नैरोइंग है, तो ऐसे सारी चीज़ों को हम लोग ये ट्रांसकैथेटर टेक्निक जो है, पैर की नस द्वारा जाके अगर छेद है तो वहाँ हम लोग एक डिवाइस लगा देते हैं ताकि छेद इमीडिएटली बंद हो जाए। वैल्व चोकअप है तो हम बलूनिंग से उसको खोल सकते हैं। नलिया छोटी है तो हम लोग वहाँ स्टेंट डाल सकते हैं। तो ऐसे विविध प्रकार की टेक्निकल चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, जिसकी वजह से हम लोग काफ़ी चीज़ें अभी के करंट एरा में विदाउट सर्जरी कर पाते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो एमेनेबल नहीं होती है ट्रांसकैथेटर टेक्निक से, तो उनके लिए ओपन हार्ट सर्जरी इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। तो ओपन हार्ट सर्जरी में जो कार्डियक सर्जन है वो हार्ट खोल के जो भी डिफेक्ट्स है उन्हें रिपेयर करते हैं एंड देन हार्ट को रीस्टार्ट किया। और देन ऑन अ बीटिंग हार्ट या फिर लंग? नो, ये बीटिंग हार्ट पे नहीं होता है। जो इंट्राकार्डियक सारे रिपेयर्स जो होते हैं, बिकॉज बीटिंग हार्ट पे जो फील्ड है उसमें ब्लड इतना आएगा कि हम लोग कर नहीं पाएंगे। तो एक कार्डियोपल्मोनरी बाईपास मशीन होती है जो काम करती है हमारे हार्ट और लंग का। तो किसी बच्चे का अगर हार्ट डिफेक्ट है और उसको सर्जरी करनी है तो उसके थ्रू रूट करते हैं। तो हाँ, पहले हम लोग हार्ट और लंग को वो बाईपास मशीन पे डाल देते हैं, जिससे सारा काम वो मशीन करती रहे। उतने समय के लिए हार्ट को रोक दिया जाता है और हार्ट का रिपेयर किया जाता है, हार्ट को रीस्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे वो मशीन का काम हार्ट पे आने लग जाता है। एंड उस फिर वीन ऑफ करके हम लोग हार्ट क्लोज करते हैं। और इन्वेसिव नॉन इन्वेसिव हो गई ये बात है। और एनी अदर टाइप ऑफ ट्रीटमेंट? सो फिलहाल तो ये है। कुछ कंडीशंस होती है जिसमें मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं हम लोग इनिशियली, जैसे बहुत छोटे से छेद है। बहुत बार कुछ आपने सुना रहेगा कि बच्चों को छोटे छेद मिला है पर डॉक्टर ने बोला है कुछ नहीं करना है, देखते रहना है। तो ऐसे भी कुछ कंडीशंस है जिसमें छोटे छोटे छेद होते हैं या फिर छेद मॉडरेट साइज़ के रहते हैं, विद टाइम अपने आप छोटे होने लगते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग सिर्फ मेडिकली मैनेज करते हैं, उनको सिर्फ देखते रहते हैं कि बच्चे को कुछ तकलीफ़ है या नहीं है। अगर कुछ तकलीफ़ है तो उस अकॉर्डिंगली मेडिसिन्स देते हैं, कार्डियक मेडिकेशंस, और जस्ट फॉलोअप करते रहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि ये छोटे छेद है या मॉडरेट साइज के छेद है, ये अपने आप विद टाइम भर जाते हैं, हील हो जाते हैं। क्या प्रिकॉशंस लेने को सलाह दोगे सर आप?
जिन्हें भी कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स है, बेसिकली क्या है, जो बच्चों को ऑलरेडी डायग्नोज कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स है उन्हें तो मैं कहना चाहूँगा कि एक तो है कि ऐसे बच्चों को सर्दी खांसी से बहुत बचा के रखना चाहिए, क्योंकि एक बार उन्हें निमोनिया हो गया तो निमोनिया जानलेवा साबित हो सकता है। अच्छा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ऐसे सिचुएशन में आप फ्लू वैक्सीन रेगुलरली लगवा लीजिए। ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले एरिया में मत जाइए जाकि बच्चे को ज़्यादा इन्फेक्शन का एक्सपोजर हो। घर में किसी को सर्दी खांसी है तो अगर अवॉइडेबल है तो वो व्यक्ति बच्चे से दूर रहे ताकि बच्चे को इन्फेक्शन ना हो। बच्चे के आहार पे स्पेशल ध्यान दें, हाई प्रोटीन डाइट खिलाएं उनको। इससे क्या होगा कि बच्चे का वेट जो है बढ़ना है वो नॉर्मल तरीके से बढ़ेगा। कुछ सप्लीमेंटेशंस रहते हैं जो हम लोग देते हैं वो रेगुलरली ले। इस तरीके से हम लोग बच्चे को प्रिजर्व कर सकते हैं टिल सर्जरी, या फिर अगर वो अपने आप स्पॉन्टेनियसली क्लोज हो रहा है उस सिचुएशन में। एक बार सर्जरी हो जाती है तो सर्जरी होने के बाद हम लोग हमेशा बोलते हैं कि जो हार्ट डिफेक्ट्स रहते हैं, जैसे आपने सुना होगा जो एडल्ट के बाईपास सर्जरी है उन्हें लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन लेने पड़ते हैं, कभी बंद नहीं होते, बट बच्चों के सिचुएशन में ऐसा नहीं होता। बच्चों के सिचुएशंस में अगर आपका हार्ट डिफेक्ट पूरी तरह से रिपेयर हो चुका है तो यूजुअली कोई मेडिकेशन लाइफ लॉन्ग नहीं चलती। बट हाँ, एक चीज़ होती है कि उन्हें फॉलोअप ज़रूरी है, रेगुलर फॉलोअप करके अगर कोई चीज़ डेवलप हो रही है, बिकॉज एट द एंड हमने हार्ट के ऊपर कोई तो इंटरवेंशन किया है या फिर सर्जरी की है, तो उससे रिलेटेड लॉन्ग टर्म कुछ अगर इशू आते हैं जो कि बहुत रेयर है, बट उन्हें देखने के लिए हम लोग बोलते हैं कि आप रेगुलरली फॉलोअप करें। साल में एक बार आपका एकोकार्डियोग्राफी ईसीजी करा के देख लीजिए, बच्चे को कार्डियोलॉजिस्ट से इवैल्यूएट करके देख लीजिए। और स्पेसिफिक हार्ट डिफेक्ट्स के लिए हम लोग स्पेसिफिक, जैसे आपने कहा था कि सिंगल वेंट्रिकल जो होते हैं उनके लिए हम लोग लाइफ लॉन्ग फॉलोअप बोलते हैं। कुछ कंडीशंस रहते हैं जिसमें हम लोग बोलते हैं कि प्रेगनेंसी अवॉइड करना है, जैसे सिंगल वेंट्रिकल रिपेयर अगर हुआ है तो वो लोग प्रेगनेंसी अच्छी तरीके से टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, तो उस अकॉर्डिंगली जो डिफेक्ट है उस हिसाब से हम लोग उनको आगे गाइड करते हैं। आपने जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ बताया सर, इसको लेकर लाइफ स्पैन में कितना फ़र्क पड़ता है, मतलब एक CHD पेशेंट जो है? करेक्ट। तो अगर आप देखेंगे तो जैसे मैंने कहा कि मेजॉरिटी ऑफ द कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स जो रहते हैं वो कॉम्प्लेक्स कैटेगरी में नहीं आते हैं। कॉम्प्लेक्स कैटेगरी वाले बहुत ही कम होते हैं, तो 90 to 95% ट्रीटेबल इसमें है। तो वंस यू ट्रीट इट दे कैन हैव अ नियर नॉर्मल लाइफ। अच्छा, आप आपकी मेरे तरह से वो नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं, जो एक्टिविटी करना है कर सकते हैं। जो सिंगल वेंट्रिकल फिजियोलॉजी वाले हैं, जैसे मैंने बताया, उनके लाइफ स्पैन और क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ रहती है। दैट्स वाई उनको रेगुलरली फॉलोअप ज़रूरी होता है। जी। आपने दोनों के बारे में समझाया, लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं सर इसके? सपोज ही ओवरराइड्स दैट सिचुएशन। करेक्ट। सो ये हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्री में काफ़ी कॉमनली देखा गया है कि बहुत बार ना प्रॉपर टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, या फिर कुछ चैनल नहीं रहते, या फिर वहाँ पे वो अवेलेबल नहीं रहता है पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी सर्विसेज, तो वो ट्रीटमेंट नहीं हो पाती। तो ऐसे इसमें बहुत सारे बच्चे हैं वो अनट्रीटेड रह जाते हैं, सही एज पे उन्हें वो इलाज नहीं मिल पाता। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है ना, ये बच्चों को लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे अफेक्ट हुआ रहता है, उनकी ग्रोथ स्टंटेड रहती है, जो उनका ग्रोथ पोटेंशियल है वो रीच नहीं हो पाता। एंड जो साइनोटिक रहते हैं, जो ब्लू बेबी सिंड्रोम्स रहते हैं, उनमें फिर उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाते हैं, जैसे खून का गाढ़ा होना, ब्रेन में हेमरेज होना, या फिर एब्सेस फॉर्मेशन होना, ये कॉमन है। जल्दी थकावट हो जाना, इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ धीरे धीरे ख़राब होते डिटेरिएट होती जाती है, एंड इनका लाइफ स्पैन नॉर्मल लोगों जैसा नहीं होता अगर इन्हें समय पे ट्रीटमेंट नहीं मिला हो और अनट्रीटेड रह गए हो। जी सर, ये आपने कहा कि ये कंजेनाइटल मीन्स बर्थ के ही डिफेक्ट है वो, लेकिन बर्थ के पहले डॉक्टर से ना मुलाकात होती, ऑफ कोर्स प्रेगनेंसी टेस्ट को लेकर करते हो, ठीक है, लेकिन कोई प्रिवेंटेबल सॉल्यूशंस है सर इसके लिए? जैसे ये बहुत अच्छा सवाल है सर। प्रिवेंटेबल सॉल्यूशन मतलब एक तो है कि प्रेगनेंसी अगर आप प्लान कर रहे हैं तो फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फोलिक एसिड डेफिशिएंसी से पाया गया है कि काफ़ी ये हो सकता है, तो प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन ले। कुछ ड्रग्स है जिससे हार्ट डिफेक्ट्स हो सकते हैं, वो अवॉइड करने हैं अगर आप प्रेग्नेंट है।
स्पेशल अल्कोहल, टोबैको, स्मोकिंग, ये सारी चीज़ें नहीं होनी Drugs चाहिए and all. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ड्रग्स अवॉइड करने, रेडिएशन अवॉइड करने, जैसे सीटी स्कैन, एक्सरेज, ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है प्रेगनेंसी के दौरान या फिर प्रेगनेंसी प्लान करने के वक्त। दूसरी चीज़ है कि हम लोग जब सोनोग्राफी करते हैं तो हम लोग नॉर्मल रूटीन सोनोग्राफी सब लोग करते हैं, बट एक होता है फीटल एकोकार्डियोग्राफी। हाँ। फीटल एकोकार्डियोग्राफी वो टेस्ट होती है जिसमें हम लोग, जैसे हमारा एकोकार्डियोग्राफी होता है, हम लोग हार्ट Beats. का टेस्ट करते हैं, तो वैसे हम लोग जब बच्चा पेट में होता है तो बच्चे का हार्ट का एको करते हैं, जिसमें हम लोग बच्चे का हार्ट का इवेल्युएशन करते हैं कि हार्ट के चैम्बर बने हैं या नहीं है, हार्ट में छेद है या नहीं है, सिंगल वेंट्रिकल है या 2 वेंट्रिकल है, कोई नस में या वैल्व में इशू तो नहीं है। तो ये डेडिकेटेड एक फीटल एकोकार्डियोग्राफी जो हाई रिस्क पेशेंट है उनमें करनी चाहिए। इसका फ़ायदा क्या होता है, एक तो ये इसका बेस्ट टाइमिंग होता है 18 से 20 हफ्ते में, मतलब 5 महीने के करीब, प्रेगनेंसी के 5 महीने के करीब। एंड ये अगर आप करते हैं तो इससे हम लोग काफ़ी डिटेल में हार्ट का इवैल्यूएशन कर सकते हैं ये समय पे, एंड उसको प्रोग्नोस्टिकेट कर सकते हैं, मतलब उन्हें बता सकते हैं कि हाँ बच्चे के दिल में ये बीमारी है या बीमारी नहीं है, नॉर्मल है, हेल्दी रहने वाला है। अगर कोई डिफेक्ट है, कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट है, तो हम लोग किस टाइप का डिफेक्ट है इसके बारे में उन्हें पूरी जानकारी दे सकते हैं। दूसरी चीज़, ये प्रेगनेंसी अगर वो कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हम लोग उन्हें बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं कि इसका डिलीवरी किस तरीके से होना चाहिए, मतलब रिस्क फैक्टर्स क्या क्या इन्वॉल्व क्या क्या इन्वॉल्व रहेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है जब बच्चा डिलीवर हो जाएगा, बच्चे को NICU जो न्यूनेटल ICU में उसमें रखने की ज़रूरत है या नहीं है, बच्चे को इमीडिएटली सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी या बच्चे को विद टाइम कुछ समय बाद ऑपरेशन लगेगा या सिर्फ फॉलोअप लगेगा, ये हम बता सकते हैं। और कोई कॉम्प्लेक्स हार्ट डिफेक्ट है जो कि काफ़ी सीवियर फॉर्म ऑफ कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स है, तो उसके बारे में भी हम जानकारी दे सकते हैं कि इस तरीके का हार्ट डिफेक्ट है आपके बच्चे में। उसके बाद उनका डिसीजन होता है कि वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू करे या नहीं करे, उसके लिए मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं। अगर वो चाहते हैं, वी आर देयर जस्ट टू सपोर्ट देम एंड टेल देम, गिव देम डायग्नोसिस एंड एडवाइस देम। कुछ पेरेंट्स रहते हैं कि वो बोलते हैं कि नहीं, इतना सीवियर हार्ट डिफेक्ट है, मल्टीपल सर्जरीज लगने वाले, तो हम ये प्रेगनेंसी नहीं कंटिन्यू करना चाहते, ऐसे भी रहते हैं। तो इफ़ इट कम्स इनटू दैट टाइम पीरियड कि ये टाइम पीरियड के पहले अगर हम कर सकते हैं तो दे डिसकंटिन्यू द प्रेगनेंसी। आपने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बताया जी, लेकिन ये किस स्टेज से कर सकते हैं, क्योंकि एडवांस स्टेज होगा तो दैट अगेन इज रिस्की फॉर मदर एंड चाइल्ड। यस, सो दैट्स वाई मैंने कहा कि 18 to 20 वीक्स के बीच में फीटल एकोकार्डियोग्राम करना चाहिए। दैट्स द बेस्ट टाइम बिकॉज 20 वीक्स के भीतर अबॉर्शन इज़ लीगल एंड सेफ। सो 20 वीक्स के पहले अगर आपको पता चल जाता है कि कोई मेजर कार्डियक एनोमली है एंड पेरेंट्स डिसाइड कि नहीं, हम कंटिन्यू करना नहीं, हाँ हम डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते, देर आर मेनी फाइनेंशियल इश्यूज, सोशल इश्यूज, मेंटल इश्यूज, हम नहीं कंटिन्यू करना चाहते, तो दैट इज़ देयर डिसीजन। हाँ, वी कैन गाइड देम, इफ़ दे वांट टू कंटिन्यू वी सपोर्ट देम, वी टेल देम व्हाट्स द प्लान ऑफ मैनेजमेंट, आगे कैसा करना है, क्या करना है। बट इन योर ओपिनियन क्या एडवाइस दोगे सर, टर्मिनेट कर देना ठीक रहता है ये एट डिपेंडिंग द कंडीशंस, द एंड इट्स अ डिसीजन ऑफ पेरेंट्स। हाँ, बट यू हैव टू कीप द प्रोस एंड कॉन्स। वी हैव टू टेल देम कि ये है, ये इस तरीके का इलाज अवेलेबल है, लॉन्ग टर्म आउटकम ये है, एंड देन दे डिसाइड कि ये मेरे बच्चे के लिए मैं ये करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। हम लोग सिर्फ, हमारा काम है एडवाइस देना कि आपके बच्चे में ये बीमारी है, इसके जो लॉन्ग टर्म आउटकम है वो इस तरीके के होंगे, इसका इलाज इस तरीके का है, सर्जरी लगने वाली है या नहीं लगने वाली है, एंड देन इट इज़ अप टू देम टू डिसाइड कि वेदर दे आर रियली रेडी इनफ टू कंटिन्यू द प्रेगनेंसी और नॉट। स्मॉल डिफेक्ट्स के लिए हम यूजुअली कुछ नहीं कहते कि स्मॉल डिफेक्ट्स तो अपने आप ठीक होने आए या ट्रीटेबल रहे। करेक्ट। इट कम्स ओनली व्हेन देयर आर कॉम्प्लेक्स हार्ट Issues. डिफेक्ट्स, इश्यूज, जैसे वेंट्रिकल ही नहीं बना, हाइपोप्लास्टिक हार्ट है, आधा ही बना है, ऐसे इसमें काफ़ी इश्यूज आते हैं। तो वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। मैं फिर एक दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे जरूर। कि एक तो है एक्वायर्ड हार्ट कंडीशन और एक होता है CHD, जी। कंजेनिटल हार्ट। इन दोनों में क्या सिमिलरिटी या डिफरेंट इश्यूज है दोनों? नहीं, ये टोटली डिफरेंट है। एक्वायर्ड एंड कंजेनिटल आर ऑल टुगेदर डिफरेंट। कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स उनको कहते हैं जो जन्म से है,
जो जब हार्ट बन रहा था माँ के पेट में उस समय जो भी एबनॉर्मलिटीज़ हुई दैट इज़ कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। एक्वायर्ड वो होते हैं जो ड्यूरिंग आवर लाइफ प्रोसेस हमने एक्वायर की है, जैसे कि रूमेटिक हार्ट डिजीज़ है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है जिससे मायोकार्डियल इन्फेक्शन मतलब हार्ट अटैक आता है, ये सारी एक्वायर्ड हार्ट डिजीज़ में आती है। हाइपरटेंशन, बीपी, ये एक्वायर्ड हार्ट डिजीज़ है, कंजेनाइटल नहीं है। तो जो एक्वायर्ड हार्ट डिजीज़ है बच्चों में तो काफ़ी कम होती है, उसमें से 2-3 ही कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे मायोकार्डाइटिस एक होता है हार्ट का इन्फेक्शन, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस एक होता है, कावासाकी डिजीज़ और रिमेटिक हार्ट डिजीज़, ये एक मेजर चंक है जो बच्चों में होता है। ये बच्चों का एक्वायर्ड हार्ट डिफेक्ट्स है। बाकी जो मेजॉरिटी ऑफ द एक्वायर्ड हार्ट डिफेक्ट्स है वो एडल्ट्स में देखा जाता है, जो एडल्ट कार्डियोलॉजिस्ट डील करते हैं। मतलब इन इफेक्ट ये दोनों टोटल डिफरेंट इश्यूज टोटली डिफरेंट इश्यूज है, यस, मॉडलिटीज। डेफिनेटली। जैसे मैंने कहा वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, एक टेक होम मैसेज क्या रहेगा आपका टू द पीपल? या सो जैसे मैंने कहा है कि कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स एक काफ़ी निगलेक्टेड मैटर है हमारे सोसाइटी में, इट्स अ सोशल मैटर एज वेल। सो देयर शुड बी अवेयरनेस, लोगों को इसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, जो आई थिंक ये माध्यम से काफ़ी लोगों तक पहुँचे। आपके बच्चे को हार्ट डिफेक्ट है या नहीं है ये जानना के लिए आपको एक तो है कि बच्चे का अगर ग्रोथ ठीक से नहीं हो पा रहा है, बच्चे को बार बार सर्दी खांसी निमोनिया हो रहा है, बच्चे को जिस तरीके से ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे होना चाहिए वैसा नहीं है, और आपको लगता है आपका बच्चा जल्दी थक जाता है, तो ज़रूर आपके पीडियाट्रिशियन के पास जाइए, बच्चे के डॉक्टर को दिखाइए, इवैल्यूएट करिए, उनसे पूछ सकते हैं आप कि बच्चे को हार्ट में डिफेक्ट हो सकता है क्या, इसके लिए कार्डियक इवैल्यूएशन की ज़रूरत है या नहीं है। और दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि फीटल एकोकार्डियोग्राफी पे स्ट्रेस होना चाहिए। जो प्रेग्नेंट वुमन है, जो ट्रीटिंग गायनेकोलॉजिस्ट है, अगर कहीं पे भी उन्हें लगता है कि ये बेबी हाई रिस्क है टू बॉर्न विथ सम काइंड ऑफ कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स, उनके लिए फीटल एकोकार्डियोग्राम दे शुड डेफिनेटली एडवाइस। एंड एक और चीज़ कि ये बीमारी बहुत बार ऐसा होता है कि हार्ट का डिफेक्ट है, कुछ नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, जैसा होगा वैसा होगा। ये एटीट्यूड 20-25 साल पहले होता था, पर अभी नहीं चलना चाहिए, बिकॉज हर चीज़ का इलाज अवेलेबल है और लॉन्ग टर्म आउटकम बहुत अच्छे हैं। देख, ये पूरी तरह से ट्रीटेबल रहता है और एक नियर नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं ऐसे बच्चे। थैंक यू वेरी मच सर, प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सर।